नमस्कार दोस्तों। मैंने कल ट्विटर पे वादा किया था कि किस्सा गोई सेगमेंट में मैं अपनी मुख्तार अंसारी से इकलौती मुलाकात का ज़िक्र करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो साहब, ये बात 2002 या 2003 की है। प्रदेश में बसपा सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी और उस समय मायावती ने अपने एक बड़े विश्वस्त और बड़े करीबी वकील को प्रदेश का एडिशनल एडवोकेट जनरल बना रखा था। बहुत नज़दीक थे वो हमारे और बहुत हम लोग की बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। यहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे वो। तो साहब, उनके साथ मैं कई बार मायावती से मिलने गया था और मैंने देखा था कि मायावती उन्हें बहुत मानती थी। बहरहाल, उनके साथ मैं लखनऊ जेल जाता हूँ। उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी से मुलाकात, मैंने कहा साहब मैं करना चाहता हूँ और बड़ा लंबा प्रोसीजर है, कैसे करें क्या करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको भी मिलना है किसी सिलसिले में। और मुकदमे, वो मुख्तार अंसारी के वकील रहे थे, पहले क्रिमिनल लॉयर थे और उन्होंने मुख्तार अंसारी के कई मुकदमे किए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो कहा नहीं, मेरे को मिलना है और अब मैं सरकारी वकील हो गया हूँ और एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गया हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं उसके मुकदमे तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पुराने मुकदमों के सिलसिले में मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो सब हम दोनों गए। तो एडिशनल एजी साहब थे, आराम से एंट्री हो गई वगैरह वगैरह सब कुछ। और मुख्तार अंसारी प्रकट हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी पहला उनका मुलाकात याद है, किस तरह वो 6 फुट 4 इंच का आदमी, अब देखिए बात 20 साल पुरानी हो रही है तो मुख्तार उस समय रिलेटिवली यंग थे, काफ़ी यंग थे और 6 फुट 4 इंच का लंबा गोरा खूबसूरत आदमी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा फिजिकली फिट, पठान सूट पहने हुए, मुस्कुराते हुए चश्मा लगाए चले आ रहा था। तो और भैया कह के उन्होंने वकील साहब का स्वागत किया। और फिर मैंने वो अंदाज़ देखा उनका कि जेल के अंदर भी मुख्तार अंसारी के आसपास 4-5 लोग चल रहे थे। अभी 4-5 लोग कौन थे मैं बताता हूँ आपको। तो मुख्तार ने जेलर से सीधे कहा, जेलर साहब लॉन में चेयर लगवाइए, लॉन में कुर्सियाँ लगवाइए। वहाँ एक लॉन टाइप का था, घास वगैरह थी, फूल बगीचा। तो साहब, जेलर साहब ने जो हुक्म के अंदाज में सर हिलाया और तुरंत 3-4 पुलिस वालों ने हम लोगों की कुर्सियाँ लॉन में लगवाई और बीच में एक गोल मेज़ रखी गई और 5 मिनट के अंदर उसमें काजू की बर्फ़ी और भुने हुए काजू और बिस्किट्स और तमाम तरह का नाश्ता, जैसे मैं किसी होली मिलन समारोह में गया हूँ, सब वहाँ प्रकट हो गया। खैर, ये तो चले माना जा सकता है कि सब आप जेल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, पर जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया कि उसने कहा कि बढ़िया गर्म कॉफ़ी लाए और बड़ी खूबसूरत सी क्रॉकरी में, बड़े बड़े मग्स में गर्मा गर्म कॉफ़ी आ गई। लग ही नहीं रहा था कि हम जेल में आए हैं किसी से मिलने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े ज़मींदार के घर आप गए हैं और आप वहाँ जाकर किसी के घर पे आपको एंटरटेन किया जा रहा है। तो बहरहाल, मैं, वकील साहब, मुख्तार अंसारी बैठे, कुछ मुकदमों की बात हुई और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने यूँ करके चुटकी बजाई और पीछे से आदमी आया तो उसके कान में कुछ कहा और वो वहाँ से चला गया। तो मैंने पूछा मुख्तार अंसारी से कि साहब, आपने तो यहाँ पे सब कैदियों को अपना चेला बना रखा है। तो हंसने लगे, कहा नहीं नहीं, ये चेले वेले नहीं हैं, ये तो मेरे ही आदमी हैं और छोटे मोटे मामलों में या फिर अपनी ज़मानत कैंसिल करा के सब मेरे साथ जेल आ जाते हैं। जब भी मैं जेल जाता हूँ तो सब मेरे साथ जेल में रहते हैं। और उसके पास मैं समझता हूँ 15-20 आदमी जेल में अंदर उसके साथ उसकी सेवा में लगे हुए थे, खाना बनाने से लेके और सब कुछ, कपड़े वपड़े और तमाम चीज़ें उनका देखना। बाद में मुझे पता चला कि इतनी लंबी फ़ौज जेल के बाहर भी थी, गाड़ियों में बैठी रहती थी। बहरहाल उस पर आते हैं। तो साहब, वो आदमी गया और वो एक दुबले पतले से सरदार को ले आया, एक वो भी कैदी था। तो मुख्तार ने हमारे वकील साहब से कहा कि भैया, ये हमारा दोस्त है और हम चाहते हैं आप इसकी ज़मानत करा दें। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि मुख्तार, आपको मालूम है कि मैं अब सरकारी वकील हूँ और मैं
आपका मुकदमा या इनका मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे इनकी फ़ाइल दे दें, मैं किसी और वकील को, किसी और सक्षम वकील, कॉम्पिटेंट वकील को देकर इनका मुकदमा करा दूंगा। वैसे इन पे इल्ज़ाम क्या है? तो मुख्तार अंसारी ने बताया कि साहब इन पे खालिस्तानी आतंकवाद का आरोप है और थोड़ा सा बहक गए थे भैया, कुछ गलत हरकतें कर दी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये जेल से निकल जाए। अब खालिस्तानी आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकी मेरे सामने जेल में खड़ा है और मैं जिनके साथ गया हूँ उनसे उसको छुड़ाने की बात हो रही है, बात करने वाला खुद एक माफिया डॉन। बहुत अजीब सा एहसास था। बहरहाल बातचीत होती रही, तमाम मुकदमों की बात हुई और बहुत बेलौस तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपने कई किस्सों का और कई बातों का ज़िक्र किया। मैं समझता हूँ कि वो सब बातें मैं यहाँ नहीं कह सकता, क्योंकि वो मुझसे नहीं कही गई थी, वो एक सीनियर एडवोकेट से कही गई थी और मेरे पास उनको साबित करने का कोई ज़रिया भी नहीं है। तो बातें वही कहनी चाहिए जिनका रिकॉर्ड हो। जैसे मैं उस दिन जेल गया तो मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरी वहाँ पे जेल में एंट्री है विज़िटर के रूप में। मतलब उस तारीख को लखनऊ जेल में एक आपको दस्तावेज़ मिलेगा जहाँ पे एंट्री होगी कि अनुपम मिश्रा नाम का शख्स यहाँ पे आया और उसने मुख्तार अंसारी से 1.5 घंटे मुलाकात की। तो वहाँ तो सब हर आना जाना और सब टाइम वाइम का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उस दिन मैंने मुख्तार के कई पहलुओं को समझा और मैंने अलबत्ता मुख्तार से ये ज़रूर पूछा, हमने कहा आप तो अच्छे खासे ख़ानदान से हैं और आपको किस चीज़ की कमी है, आपको इस तरह अपराध की दुनिया में आने की क्या ज़रूरत थी? तो जो लबो लबाब उन्होंने कहा, कुछ बोले कुछ खामोश हो गए, लेकिन जो लबो लबाब था उनका ये था कि साहब मैं इसको अपराध समझ के नहीं आया था, मैं एक रंगबाजी मुझको धीरे धीरे यहाँ तक ले आई और मैं किसी से दबता नहीं हूँ एंड ऑल दैट। कोई मुझ पे हावी होने की कोशिश करता है। तो कुछ उनका अपना पॉलिटिकल मामला भी था कि जो एक राजनीतिक बातें कि किसी गरीब पे जुल्म होता है तो ये होता है वो होता है तो मेरा खून खौल जाता है वगैरह। बहरहाल वहाँ से हम लोग चले तो वकील साहब ने ऐसे करके हाथ फैलाया कि लाइए ये फ़ाइल मुझे दे दीजिए। मोटी सी फाइल थी। तो बताने का नहीं भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, आप इतनी मोटी फाइल लेके क्यों जाएंगे। उसने अपने एक आदमी से कहा फ़ाइल पहुंचा दो। तो अब जाहिर सी बात है उसका आदमी तो वहाँ पे कैदी है, वो बाहर तक तो फाइल ला नहीं सकता, गाड़ी तक। वो शख्स फ़ाइल लेके मेन गेट तक आता है, जेल के मुख्य दरवाजे तक। और मुझे नहीं मालूम बाहर कैसे खबर हो गई क्या हो गया, वो जेल के मुख्य दरवाजे पे हमें 2 आदमी मिलते हैं, ये उनको फ़ाइल देता है कि साहब वकील साहब के गाड़ी में रख दो। तो बाहर निकले तो मुझे समझ में आया कि वहाँ भी कई लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए थे कि भाई अंदर बंद हैं। तो यानी कि भाई के साथ भाई के कई चेले अंदर जेल काट रहे हैं सिर्फ भाई की सेवा में, और भाई के कई चेले बाहर गाड़ियों में भी। थोड़ा आई वॉज अम्यूज्ड। हमने कहा देखें क्या इंतज़ाम है, और वो फ़ाइल पहुंचा दी गई। और उसी दौरान एक मुख्तार अंसारी का और किस्सा हुआ, और चांस की बात है कि उस समय भी मैं लखनऊ में था, लेकिन हालांकि मैं इस किस्से का खुद गवाह नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा बवाल मच गया था इसको लेकर कि पूरी बसपा गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई थी इसको। और मुख्तार अंसारी जेल से निकले और वो अपना मेडिकल चेकअप के बहाने निकले। और आप सोचें कि मुख्तार निकल रहे हैं जेल से और गाड़ियों का पूरा कारवां, 8-10 बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ, और ये कारवां जाता कहाँ है जेल से? डीजीपी ऑफिस, जहाँ पे आप डीजीपी साहब का बंगला है। अब चूँकि ये तो इनकी एक अलग सिग्नेचर बिल्डिंग बन गई, लेकिन पहले उसी बंगले में डीजीपी का कार्यालय भी हुआ करता था। मेरा कई बार वहाँ जाना हुआ है। तो साहब मुख्तार अंसारी का पूरा कारवां डीजीपी कार्यालय पहुँच जाता है, और वहाँ पहले से सूचना होती है कि मुख्तार अंसारी आ रहे हैं। अब आप सोचें कि जेल से एक अपराधी निकलकर सीधे प्रदेश के पुलिस के मुखिया के कार्यालय 10-12 गाड़ियों का कारवां लेके पहुंच जाता है। अब खबर भी हो गई, कुछ पत्रकार भी आ गए वहाँ पे, और किसी ने फ़ोटो भी ले ली। तो और आईजी साहब वहाँ पे एक थे, उन्होंने दरवाजे पे मुख्तार अंसारी का स्वागत किया। मुख्तार अंसारी डीजीपी के कार्यालय में अंदर गए। उन्होंने आईजी साहब को एक स्लिप दिया कि साहब ये कुछ ट्रांसफ़र्स हैं कुछ पुलिस वालों के,
इन्हें कर दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं। अब ये भी देखिए कितनी अजीब सी बात है, कितना आयरॉनिकल है कि प्रदेश का एक ड्रेडेड माफिया डीजीपी और आईजी को पुलिस वालों के तबादले की सूची दे रहा है। मतलब आप कहाँ जा रहा था हम लोगों का प्रदेश। मैंने वो दिन देखे हैं और 90 का दशक देखा है और बाद का समय देखा है। कैसे लग रहा था कि हम एकदम बिहार बनते जा रहे हैं। अपराधी पुलिस वालों के तबादले करा रहे हैं, वो भी सीधे डीजीपी से। और मुझे याद है उस समय श्री राम अरुण डीजीपी हुआ करते थे। श्री राम अरुण के बेटे भी इस समय आईपीएस हैं और अभी उन्होंने आईपीएस से वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी से 2022 का चुनाव लड़ा, असीम अरुण। और इस समय मंत्री भी हैं भाजपा सरकार में वो। तो इनके पिताजी चूँकि ये एक दलित ऑफिसर थे और ये मायावती के क्लोज थे, तो ये डीजीपी हुआ करते थे उस समय बसपा रजीम में। तो सीधे उनके ऑफिस पे एक ड्रेडेड क्रिमिनल, एक माफिया पहुंच गया और वहां जाके पुलिस वालों का तबादला करा रहा है। तो साहब जिस एक जर्नलिस्ट ने फ़ोटो ली थी, एक फ़ोटोग्राफ़र ने, तो उसको मुख्तार अंसारी ने, अच्छा आप देखें फिर ये कारवां यहाँ से निकलता है तो जेल नहीं जाता है, ये कारवां निकल के दारुशफ़ा जाता है। दारुशफ़ा जहाँ पे विधायक आवास है, जहाँ पे विधायकों के फ्लैट्स हैं, वो फिर उनके जो उनका उससे विधायक थे तो आज उनका फ्लैट था उसमें चले जाते हैं। और फिर शाम को उनको जब ठीक लगा या रात को जब उनको ठीक लगा तो वापस जेल चले गए नहीं गए मुझे नहीं मालूम, अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, हो सकता है अगले दिन गए हों। तो बहरहाल वहाँ पे उस कैमरामैन की तलबी होती है और उसे कहा जाता है कि साहब वो फ़ोटो छपना नहीं चाहिए। डीजीपी कार्यालय का फ़ोटो नहीं छपा, कैमरामैन घबरा गया, लेकिन खबर सारे अखबारों में आ गई और बड़ी प्रमुखता से आ गई और प्रदेश में नहीं देश में हंगामा मच गया कि साहब एक माफिया डॉन जेल से निकल के सीधे डीजीपी कार्यालय चला जाता है, वहाँ से निकल के विधायक आवास चला जाता है, एकदम खुला घूम रहा है। और फिर ये एक बात और सामने आई कि ये मुख्तार का रूटीन था। उनका जब मन करता था तो जेल तो उनके लिए एक घर जैसा था। जब मन किया एक गाड़ियों का कारवां लगवाया, निकले, कहा साहब डॉक्टर दिखाने जा रहे हैं और जहाँ जाना है चले गए। तो ये मुख्तार का कुछ आंखों देखा, कुछ कानों सुनी, कुछ एक वाक्य। मैं मुख्तार अंसारी पे एक और शो करूँगा आज से कल में। और मेरी आज एक ऐसे अधिकारी से बात हो रही थी जिसने मुख्तार अंसारी वाला पूरा वो मामला किया था जिसमें पहली बार मुख्तार बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे। नंद किशोर रूंगटा वाला मामला था। ये विश्व हिंदू परिषद के ट्रेजरार थे और सोचे आप, मेरे ख्याल 97-98 की बात है, 97-98 की। उस ज़माने में मुख्तार ने उनका अपहरण किया था, उनकी लाश भी नहीं मिली और उस टाइम में 3 करोड़ रुपए फिरौती लिए थे। आज मैं समझता हूँ कम से कम 30 करोड़ होगा जो रुपए का मूल्यन आप देखें और बाकी पैरामीटर्स से देखें तो। और उस ज़माने में इतनी बड़ी फिरौती लेके नंद किशोर रूंगटा की हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी उसमें प्राइम एक्यूज बने थे। तो जिस अधिकारी ने उसको हैंडल किया था उस केस को और क्या क्या हुआ था, आज मेरी उनसे बात हो रही थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको घूमता आईना में आप लोग के सामने लेकर आऊँ आज से कल तक, और मैं इसका नोटिफिकेशन भी पहले से लगा दूंगा, ट्वीट भी करूंगा, आप लोग देखिएगा। और तो ये मेरी एक मुख्तार से इकलौती मुलाकात थी। फिर तो मैं बहुत कुछ सुनता रहा मुख्तार के बारे में, ऐसी तमाम बातें जो छपी हैं, जो आपने सुनी हैं, ऐसी तमाम बातें जो कभी नहीं छपेंगी और शायद कोई कभी कैमरे पर नहीं कहेगा।